नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी चौसर में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज चुनावी चौसर में एक खास राजनीतिक मिजाज जो बदलने की कोशिश हुई है महागठबंधन की तरफ से, उस मिजाज को समझने की हम कोशिश करें। पहली बार आरजेडी ने बेस्ट मतदाताओं पर दांव खेला है उन्होंने। ये बात अगर हम शेरघाटी की करें, सासाराम की करें, मधुबनी की करें, मोरबा की करें, तो ऐसे लगभग 7-8 सीटें हैं जो सीट पहली बार आरजेडी ने बेस्ट को दिया है। तो क्या इसका असर, जो एक बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है बेस्ट जाति या समुदाय की बात करें, तो क्या उसका असर चुनाव पर पड़ेगा या फिर ये प्रयोग सिर्फ प्रयोग बनकर ही रह जाएगा? इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आरजेडी ने जो ये दांव खेला है, उस दांव का मतदाताओं पर क्या प्रभाव है और मतदाता इसको लेकर क्या सोचते हैं। हम देखिए, आपके यहाँ जो चुनाव हो रहा है, पहली बार आरजेडी गठबंधन जो अमूमन बेस्ट से दूरी बना कर रखते थे, बड़ी संख्या में 7-8 प्रत्याशियों को उन्होंने अपने पार्टी की तरफ से टिकट दिया है। आपके यहाँ से भी लड़ रहे हैं, सासाराम से भी लड़ रहे हैं, और आप लोग बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। जो अभी तक एक रहा है कि आप व्यापारी वर्ग बीजेपियों के साथ किसी भी परिस्थिति में शुरुआती दिनों से लेके आज तक साथ रहा है, उसका असर पड़ेगा या फिर जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न रहा है वही पैटर्न रहेगा? नहीं सर, असर तो पड़ेगा सर, क्योंकि वैश्य समाज का टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग का आरक्षण 27% है सर। इसलिए वैश्य समाज को तेजस्वी ने सीट देकर बहुत अच्छा काम किया सर। उसका असर चुनाव पर, मतलब मान लीजिए कि लंबे अंतराल तक, मतलब आरएसएस, संघ, जनसंघ और अब बीजेपी का वो जो एक इतिहास रहा है, उसमें वैश्य समुदाय बिरादरी की बड़ी भूमिका रही है। तो वो क्या वो भूमिका बदलेगा इस बार बिहार में? बीजेपी का भूमिका बदलेगा सर, क्योंकि 50% वोट कटेगा सर वैश्य समाज का। क्यों आपको लगता है कि ऐसा क्यों ऐसा लग रहा है? जी नहीं, अगर जो स्टैंड अभी आरजेडी ने लिया है, अगर ये स्टैंड पर आरजेडी आगे भी काम करते रही तो निश्चित रूप से वैश्य समुदाय उसके साथ में होगी। लेकिन अगर ये चुनाव भरी सिर्फ प्रयोग करके ही वो रह जाएंगे तो फिर वैश्य भी अपना निर्णय लेने के लिए सक्षम होंगे। और हमारे शेरघाटी विधानसभा से जो स्थिति है कि निश्चित रूप से बीजेपी का गढ़ रहा है। बीजेपी हमेशा इग्नोर अपने प्रत्याशी को करते रह गया। कभी शेरघाटी से बीजेपी खड़ा नहीं हुई। लोग 20 वर्ष 25 वर्ष से झोला ढोते रहे, कभी प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिला। और तो बीजेपी का विद्रोही वोट जो था वो मंजू अग्रवाल को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा करके 30,000 35,000 तक के निर्दलीय प्रत्याशी को वोट लाया, वो बीजेपी का ही वोट था। इस बार बदला हुआ है, परिदृश्य इस बार बदला हुआ है। इस बार मंजू अग्रवाल को आरजेडी ने टिकट देकर वैश्य का जो सम्मान किया है कि वैश्य अगर आरजेडी को वोट नहीं देगा तो प्रत्याशी मंजू अग्रवाल को वोट करेगा। आंख बंद कर जहर पी लेने वाली बात है। अच्छा, ये जो जहर पी लेने वाली बात है, स्वाभाविक तौर पे एक रिश्ता भी आरजेडी के साथ वैश्यों का उसी तरीके से रहा है। तो ये बीजेपी क्यों इग्नोर कर रही है? बार बार जब आपका यहाँ निर्दलीय खड़ा करके 20,000 25-30,000 तक वोट आप दे रहे थे, तो बीजेपी क्यों, मतलब बीजेपी को लेकर ये बराबर ये इस बार के चुनाव में कई जगह वैसे प्रत्याशी के रूप में किसी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में चुनाव मैदान में है या फिर निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये आक्रोश क्यों है बीजेपी के लिए? ये तो पार्टी नेतृत्व समझे, लेकिन जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है, ये गुस्सा यहाँ के कार्यकर्ताओं में है, यहाँ के वैश्य में है, यहाँ के नागरिक में है। और शेरघाटी विधानसभा उस आक्रोश को, उस गुस्सा को इस बार परिणाम में बदलने की तैयारी में। इसका असर पूरे बिहार की राजनीति में पड़ेगा या फिर जहां जहां आपके उम्मीदवार हैं वहीं उसका असर दिखेगा? हम समझते हैं सर कि शेरघाटी का राजनीति जो है वो पूरे बिहार पे असर डालेगी, क्योंकि इस बार जो गेम खेला गया है कि दुर्गा वाहिनी की सदस्य और आरएसएस की कैडर श्री मंजू देवी को टिकट देकर आरजेडी ने, एक वैश्य को टिकट देकर आरजेडी ने जो एक बड़ा गेम खेला है, इसका दूरगामी परिणाम सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि आसपास के प्रदेशों में भी पड़ेगा। अच्छा, क्या लगता है आपको कि ये जो चीजें हैं, जिस तरीके से सासाराम में भी वैश्य प्रत्याशी को पर ये उन्होंने टिकट दिया है, कई और आपके उत्तर बिहार में भी कई सीट हैं जहां पर ये दिए हैं, ये बीजेपी को लेकर वैश्य समाज में ये इतनी बेरुखी क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि बीजेपी हमेशा वैश्य समाज को निकार किया सर। इसके चलते
बीजेपी नहीं, वैश्य समाज को बंधुआ मजदूर वो समझ लिया है, बंधुआ समझ लिया है कि हमको वोट देगा नहीं तो जाएगा कहाँ। मैं आपको बताऊं श्रीमान कि आज हालात वो हैं कि बीजेपी वाले तो हम लोग को पूछता नहीं है, इसलिए कि हम तो उनको वोट देंगे ही देंगे, और दूसरी पार्टी वाले हम पर भरोसा नहीं करते, इसलिए वो कभी हमारे पास नहीं आते हैं कि आप वोट दोगे कि नहीं। तो बनिया तो बेचारा बना हुआ है इस समय, ये बनिया की पार्टी कहकर अगर सबसे ज्यादा शोषित किसी को शोषण किया गया है तो वो बनिया समाज को बीजेपी के सरकार में किया गया। अच्छा, आप पुराने हैं जो जनसंघ के दौर से लेके अभी के दौर को, संघ में भी व्यापारियों की बड़ी भूमिका रही है, उसके स्वयंसेवकों से लेकर उनके जो प्रचारक हैं उनसे आप लोगों का बड़ा आत्मीय संबंध रहा है। ये क्यों आपको लग रहा है कि आपका इस्तेमाल कर रही है बीजेपी? हम लोग से जैसे आर्थिक शोषण, सारा चंदा हम लोग देते हैं, सारा वोट हम लोग देते हैं, उसके बावजूद वो बंधुआ मजदूर की तरह हम लोग का प्रयोग करती है, इसलिए जो हम लोग को प्रतिनिधित्व देगा उसके हम साथ रहेंगे। ये प्रतिनिधित्व का सवाल कैसे आप लोगों के अंदर में? कि सब कोई आजकल बिना राजनीतिक परिदेश का कुछ हो नहीं सकता। जहाँ राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? जब सब लोग, बिहार तो ऐसा जातिवाद में बटा हुआ है, तो इसलिए जातिवाद में जब तक प्रतिनिधित्व हमको राजनीतिक नहीं मिलेगा तो हमको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आज लालू यादव को यहाँ तक ले गया तो बढ़ाया है, तो उसके कोर वोटर है, क्योंकि उसको राजनीतिक प्रदेश में, ठिका में, पट्टा में, आर्थिक में, सामाजिक सबको उसका प्रतिनिधित्व मिल रहा है। अगर हमको प्रतिनिधित्व जो देगा उसके साथ जाएंगे, और जो नहीं देगा उसको हराने का काम करेंगे। मतलब इतना ये अकलमंदी जो है, ये इसको अकलमंदी आप मानेंगे, या फिर जो कोर वोटर था उसको इस तरीके से, आखिर इतना आक्रोश क्यों है? आक्रोश से बीजेपी यहाँ अपने पर विश्वास ही नहीं है पार्टी को। पूरे बिहार में पिछले बार 157 सीट पर लड़ी, उसके बावजूद 83 सीट भीख में बांट दिया। कुछ दे दिया, हमको दे दिया, कुछ इसको दे दिया, उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया, लोजपा को दे दिया, उसमें 4 सीट आया। 83 सीट इन्होंने दिया, उसमें 4 सीट जीत के आया, और ऐसे ही फ्री में बांटते। अभी महागठबंधन से निकल के मुकेश सहनी इसमें आए, हमको इतना पुराना होते हुए 7 सीट जदयू ने दिया, और मुकेश सहनी को फ्री में 121 सीट पर भी लड़ने के काबिल नहीं अपने को समझता है, 11 को सीट मुकेश सहनी को देता है। क्या दुख है? इसका मतलब बीजेपी का यहाँ पर नेतृत्व कमजोर है, उन लोग पिछलग्गू रहना ही चाहते हैं, तो हम उसके पिछलग्गू के साथ क्यों रहेंगे? हम जो सत्ता में भागीदारी में जो आगे है उसके साथ रहेंगे। मतलब ये इतनी राजनीतिक रूप से ये जो एक माइंडसेट आप लोगों का बना है कि भाई सत्ता में भागीदारी चाहिए, एक वोटर के रूप में नहीं, वोट हमारा, राज तुम्हारा, अब नहीं चलेगी सर। हमारी एक बड़ी भागीदारी है, वैश्य समाज की एक बड़ी भागीदारी है। वैश्य समाज बढ़कर चढ़कर वोट देता है, बढ़ चढ़कर चंदा देता है, और वोट हमारा होता है, राजनीति राज वो करते हैं। इसलिए अब वैश्यों ने ठाना है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छा, ये एक तो ये राजनीतिक बात भी हुई, जो सरकार की आर्थिक नीति रही है उसका भी कहीं न कहीं सबसे ज्यादा अगर आज झेल रहा है तो वो भी एक व्यापारी कम्युनिटी। हाँ, क्या एक वजह ये भी है, एक पॉलिटिकल तो अपने बात तो है कि पॉलिटिकली हमें भागीदारी मिलनी चाहिए। दूसरी बात कि जितने भी उनके टैक्स से लेकर या फिर जो भी उनकी नीति आई है, क्या उस नीति से भी आप लोगों का व्यापार प्रभावित हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूं कि अभी 6 महीना 7 महीने का लॉकडाउन रहा, किसी सरकारी कर्मचारी का रुपया नहीं कटा, किसी नेता मंत्री का पेमेंट नहीं रुका, लेकिन 8 महीना दुकानदार बंद करके घर में पड़े रह गए। उनका जीवन यापन कैसे चला? कभी उस व्यवसायियों की सुध लेने के लिए कोई भी पार्टी चाहे हमारे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी पार्टी उस व्यवसायियों के घर पे कभी गई कि हाँ भाई आपके साथ भी ये समस्या हुई है, आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं कि 8 महीना से आपकी दुकान बंद है, आपके बच्चे कैसे हैं, आपका पेट कैसे चल रहा है, आपका चूल्हा कैसे चल रहा है? किसी ने व्यापारियों का सुध न लिया और न कभी कोई लेगा। इससे बेहतर तो सर आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि इससे बेहतर आरजेडी ही थी। आरजेडी आज वैश्य को प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। आप 2005 से पहले देखें तो राम प्रकाश गुप्ता, रमा देवी और ये क्या नाम देखिए मैं भूल रहा हूं, हाँ, इन लोग को रामचंद्र पूर्वे, ये वैश्य को प्रतिनिधित्व वहां पर भी दिया गया था। 7 मंत्री लालू मंत्रिमंडल में 7 वैश्य जो थे सो मंत्री बने हुए थे, तो ये प्रतिनिधित्व दिया गया था। हम लोग को मिसगाइड करके भाजपा वालों ने रखा, हम भाजपा के कैडर वोटर थे, इसलिए वो हमको बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल कर रहा। अच्छा, जरा आप बताइए कि राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से जो सरकार की नीति रही है वो भी एक वजह है? हाँ, वजह तो है ही।
वजह है कि आर्थिक रूप से जो है ना कोई भी पार्टी जो है ना नहीं है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कुछ भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। किसी रूप में जो है देखा जाए कि विपक्ष जो है ना एक्टिव है, लेकिन सत्ता इसमें कहीं से नहीं है। कोरोना के डर से जितने भी नेतागण थे सब घर में थे। कोई सूद लेने के लिए, जैसे सरघाटी के अगर विधायक हैं कोई भी या किसी जगह का, वो एक जगह सूद लेने के लिए कोरोना में नहीं आए कि किसके लिए क्या मजबूरी है नहीं है, वो कुछ नहीं आ पाए। अच्छा, ये एक चीज़ और युवा भी है, जरा ये बताइए कि ये जो आक्रोश महज राजनीतिक है या फिर जैसे जीएसटी को लेकर भी काफ़ी परेशानी है, बाकी जो व्यापार को लेकर जो उनकी कोशिश हुई है, मतलब वो जो सुधार के सहारे जो छोटे व्यापारियों पर जो उनका एक तरह से कह सकते हैं कि जो बदलाव के नाम पे जो चीज़ें अफसरशाही को बढ़ाई है, उसका भी असर है इसको लेकर। सर, अब पहले तो हम व्यापार मंडल में बतलाना चाहेंगे आपको कि जो भी हमारा व्यापार मंडल है उसमें जीएसटी का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि किसी पे टैक्स ज़्यादा है, जिसपे किसी पे 18% है। जैसे भोजन पे ही हमारा ले लिया जाए तो 2.5% हमारा रेस्टोरेंट चार्ज होता है, तो 2.5% हम एक्स्ट्रा क्यों दें सर, जब हमारे किसान का अनाज उस तरह से नहीं बिक्री होता है, उसका रेट नहीं मिलता है, और व्यापार मंडल में आते ही उसका रेट हो जाता है इस तरह। इसलिए हम लोगों में सबसे ज़्यादा आक्रोश है कि व्यापारियों के लिए कोई लाभ नहीं मिल पाता है। मतलब ये जैसे व्यापारियों को जो इन्होंने कहा कि भाई समझते हैं कि वो हमारे जागीर है, वो जाएंगे कहाँ, इनके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हर तरह की चीजें आप पर थोपी जा रही है, ऐसा लगता है। हमेशा की तरह प्रयोग किया जाता है, जो इन्होंने बताया कि बंधुआ मजदूर हम लोग बन चुके हैं। तो इस बार जो आक्रोश है कोरोना को लेकर के कि 8 महीने बंद रहे, एक कमरे में ही रहे, एक मकान में ही रहे, बंद होने के बावजूद भी इनका कोई सूद नहीं लिया गया सरकार के द्वारा, नहीं विपक्ष के नहीं पक्ष के द्वारा, और न ही कोई लोकल हमारे नेतृत्व करता जो सूद लिए, जिसके चलते ये आज परेशान है। इसी के कारण ये विरोध प्रदर्शन अपना कर रहे हैं। चलिए चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। देखिए, राजनीति एक ऐसी धुरी है जो अपने अनुसार समय के साथ वो बदलती रहती है। एक वक्त लगता है लेकिन चीज़ें बदलती है, और इस बार के दो इलेक्शन में ये एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। जैसे बीजेपी और जदयू की बात करें तो वो यादव और मुसलमानों पर इस बार वो दाव लगा रहे हैं, तो आरजेडी वैश्य समुदाय पर अपना दाव लगा रहा है। ये दाव नहीं है, ये एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि राजनीतिक प्रयोगशाला में अपने अपने तरीके से वो लोग एक प्रयोग कर रहे हैं कि चीज़ें बदल रही हैं। एक जो टेकन फॉर ग्रांटेड हुआ कि ये मतदाता जैसे व्यापारी वर्ग हो या सवर्ण हो, ये माना जा रहा था कि बीजेपी पूरी तौर पर अवहेलना करने के बावजूद भी वो उनके साथ बने रहेंगे। और इस बार जहां कहीं भी इस तरह के विरोध देखने को मिल रहा है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि लोगों में भागीदारी के साथ साथ पार्टी के तरफ से जो उपेक्षा एक पूर्ण जो उनकी नीति रही है, वो भी एक विद्रोह का कारण है। चलिए चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं बिहार के बदलते राजनीतिक मिजाज का। और इस बार 2020 के चुनाव में सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनका जो कोर वोटर था, वो वोटर इस बार कीमत मांग रही है अपने तरीके से कि भाई अभी तक तो हम आपके साथ थे, अब हमारी कीमत आप तय कीजिए। यही वजह है कि बीजेपी के अंदर व्यापारी वर्ग और सवर्णों का आक्रोश है, और वो आक्रोश पॉलिटिकल पार्टी अगर देखें तो फील्ड में ये साफ दिख रहा है। और उसमें एक चेहरे के रूप में एलजेपी आपको कहीं कहीं जो दिख रहा है, या एलजेपी जिस मजबूती के साथ चुनावी रणनीति के तहत जो दांव पर लगाए हुए हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो बीजेपी का कोर वोटर है, वो वोटर इस बार अपनी कीमत चाह रही है। इसी तरीके से आरजेडी के अंदर भी जो MY समीकरण था, उस समीकरण को लेकर जो एक 20 वर्षों से 30 वर्षों से जो बिहार की सियासत साधने की कोशिश हो रही थी, उसके अंदर भी एक बेचैनी है कि हमें वो उस फोल्डर से बाहर निकलना है। इसलिए बिहार की राजनीति में इस बार क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। ये एक सवाल आपने कर रहा था कि रैली के दौरान लोग भीड़ जुट रहे हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं है, लेकिन दुर्गा पूजा नहीं हो रही, एक और भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इस पर आपकी क्या कहना है?
जी ये बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है सर कि जहां रैलियां हो रही है वहां सोशल डिस्टेंसिंग का अवहेलना नहीं हो रहा है। दिन भर प्रचार वाहन बड़े बड़े डीजे बांधकर घूम रहे हैं। जहां सभा स्थल है, अभी नीतीश जी इमामगंज में आए थे 2 दिन आगे, कल वो शेरघाटी में आ रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गया में आ रहे हैं। 50,000 की भीड़ रहेगी, लाखों की भीड़ रहेगी, उससे कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन हम अगर दुर्गा पूजा जो 130 करोड़ लोग का आस्था का त्यौहार है, जो भारत की पहचान है दुर्गा पूजा, उस दुर्गा पूजा को ये गृह सचिव का चिट्ठी हमारे पास में है और गया जिलाधिकारी का चिट्ठी है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ किसी तरह का पूजा पंडाल का निर्माण नहीं करवाया जाएगा। सर एक छोटा सा पंडाल बना रहे थे, उसमें सीओ साहब और एसडीओ साहब ने आकर कहा कि नहीं आप इसको तुरंत खुलवा लो। तो ये आस्था का विषय है सर, हम मूर्ति को कहाँ रखिए, सार्वजनिक पूजा होती है ताकि सारे लोग उसको उसमें हिस्सेदारी लेते हैं। हम मूर्ति को क्या खुले आसमान के नीचे में रखते हैं? सरकार बीजेपी की है, वो सरकार बीजेपी की है, सरकार हिंदुत्व की बात करती है और वहां इस तरीके से पूजा पाठ पे जो है ये भी एक विषय है। न तो सर बीजेपी सामने में आ रही है, न उनके सहयोगी सामने में आ रहे हैं, और न ही जो दल आज प्रयोग जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो लोग एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं वो भी सामने नहीं आ रहे हैं। शायद सबको तुष्टीकरण का डर लग रहा है कि कहीं एक हम इनकी ये करेंगे तो दूसरा पक्ष हमसे नाराज हो जाए। लेकिन ये भावनाओं को जो इसका एक बड़ा आक्रोश लोगों के बीच में देखा जा रहा है और निश्चित रूप से इसका एक बड़ा परिणाम आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगा। ये जो हम विधानसभा परिणाम इसका एकदम देखने को, विधानसभा परिणाम में इसको बदलेंगे हम लोग सब बदलेंगे। अच्छा आपको क्या लगता है, आप छोटे व्यापार का काम करते हैं, ये जो सरकार की जो व्यापारिक नीति है उसको लेकर भी आप लोगों में आक्रोश है। हम लोग को लॉकडाउन में बहुत परेशानी हुआ और परेशानी के कारण हम लोग को बिजनेस में भी जैसे बाधा हुई। हम लोग एक मिडिल क्लास के रहने वाले हम लोग हैं, काम धंधा में भी जैसे रोक लगाया गया। उसके बाद आ गया दशहरा पूजा। दशहरा पूजा में हम लोग एक समय घर घर का पूजा नहीं है, ये पूरा गांव शहर टोटल मिलकर एक जगह बैठाया जाता है। छोटा मोटा मूर्ति नहीं है, घर का शंकर जी का जल ढारने का चीज नहीं है जो कोई घर में ही ढार लेगा। कहीं स्थान इसका दिया जाता है और खुला स्थान है सदियों से जहां बैठा जो सब दिन से चला आया है। और लोग बोलते हैं कि पूजा करो और घी का दिया जलाओ जो जिससे कोरोना भागेगा। आज वही दिया जलाने के अखंड ज्योति हम लोग का जलता है 9 दिन के लिए, और वो दिया जलाने के लिए घर में बताया जाता है कि एक रोजगार का भी इस दौरान जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको रोजगार भी मिलता है, वो भी प्रभावित, एक तो कोरोना के कारण प्रभावित है ही। साथ साथ ये दुर्गा पूजा जो 10 दिनों तक जो एक व्यापार का एक्सचेंज होता था, लोग नए नए तरीके से महीनों से लोग इंतजार करते थे, छोटे व्यापारी, वो भी प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित इसलिए है उसमें बिजनेस में कि जो बाहर से जो माल आता था, सामान कपड़ा हो, त्यौहार में हर कोई कपड़ा लेना चाहता था तो सस्ते दाम से मिलना चाहिए था, वो पहले जैसे मिलता था। अभी सब चीज पर महंगाई बढ़ गया है। अभी के डेट में लेकर चलिए तो कोई सब्जी ऐसा है कि जो 40 रुपए से नीचे नहीं है। जिस दिन शुरू लॉकडाउन हुआ था उस दिन हम लोग का असर नहीं आया कि हम लोग उस दिन 10 रुपए 15 रुपए 8 रुपए, इससे ज्यादा कोई सब्जी महंगा नहीं था। अब आज के दौर ऐसा बढ़ गया है कि कोई आदमी जो है सब्जी खाने के लिए सोचता है कि कौन सब्जी लें, इतना महंगाई बढ़ गया है। या क्या बीजेपी के सरकार में ही होगा, क्या आरजेडी के सरकार में ही होगा? न पक्ष वाला न विपक्ष वाला कोई हम लोग को सहयोग नहीं कर रहा। ये लॉकडाउन में पूरे बिहार में देखा गया, पूरे बिहार में क्या कह लीजिए पूरे भारत में देखा गया कि जहां एक और लोग रोजी रोटी के जुगाड़ में तड़प रहे थे, तरस रहे थे, भटक रहे थे, दर दर कहां से हमारा रोजी रोटी चलेगा, वहीं यहाँ का जो प्रशासनिक का जो पुलिस का रवैया रहा, वो लोगों को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पकड़कर, वो बेचारा सब्जी लाने जा रहा है, बच्चों के लिए दूध लाने जा रहा है, उसको पकड़ के 500 रुपया दो, 1000 रुपया दो। आज हेलमेट के लिए अगर तंग कर रहा है तो कल से हेलमेट पहन के जा रहा है तो बोल रहा है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, नहीं है तो पैसा दो। ड्राइविंग लाइसेंस लेके गए तो 2 आदमी क्यों जा रहे हो, इसके लिए पैसा दो। मास्क पहन के नहीं जा रहे हो, पैसा दो। ये खुली लूट पूरे बिहार में मची और इस पर किसी ने भी एक बार भी हस्तक्षेप नहीं किया। आपके न्यूज चैनल से या जितने तमाम मीडिया हमारे के यहाँ सोशल मीडिया है, उस पर बार बार दिखाया गया कि पुलिस का डंडा किस तरह से गरीबों पर चली, गरीब किस तरह से हाथ हुए, लेकिन कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं था। ये सारी आक्रोश जो है सर, इस विधानसभा का चुनाव परिणाम निश्चित रूप से बदलेगा। अच्छा हम अपने संवाददाता से बात करना चाहते हैं। अच्छा
देखो क्या लगता है कि ये जो अभी जिस तरीके का आक्रोश है चुनाव तक ये आक्रोश इसी तरीके से बना रहेगा? जो देखिए, जो स्थानीय लोग हैं पूरी सरघाटी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी पंचायत है सभी जगह हमने घूमा भी है और देखा भी है, तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है और उनकी नीतियों को लेकर के आम जो वोटर है, लीडर की बात नहीं करें, वोटर की बात करें, तो उनके में जो परिवर्तन है और सोच जो है, तो कहीं ना कहीं जितने भी वोटर से अब तक मिले हैं, जो सर्वे किया, सभी में परिवर्तन दिख रहा है और वो लोग जो है सो जो वर्तमान सरकार जो है अभी उसके खिलाफ जा रहे हैं। अच्छा, आप क्या मानते हैं ये जो बदलाव हो रहा है, मतलब जो एक माना जाता था कि सवर्ण या व्यापारी वर्ग हो, वो बीजेपी का एक कोर वोटर है, उस वोटर में इस बार बदलाव दिख रहा है, ये सिर्फ राजनीतिक वजह भी है या जो सरकार की अर्थ नीति है वो भी एक वजह है? नहीं, तो सरकार की राजनीति का वजह हो गया। एक पहला तो लॉकडाउन था, लॉकडाउन में से कोई भी ध्यान नहीं दिया, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, प्लस सब्जी लेने भी लोग जा रहा है तो उस पर लाठियाँ बरसाई गई, तो बीजेपी सरकार में भी बरसाई गई थी। उसमें मतलब इससे पूरा मतलब इससे सत्ता पर जो बैठे हुए हैं उन लोगों का गलती था ये, इसलिए अबर में हम लोग ऐसे बदलाव करने का सोच रहे हैं, तो ये बदलाव हो जाएगा। यहाँ भी सरघाटी के अंदर भी मतलब जो अभी सरकार चल रही है ना, वो सरकार नहीं चलेगी, वो इस बार बदल जाएगी। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ये जो चीजें जो बदलाव दिख रहा है इसकी वजह सिर्फ राजनीतिक है कि आपको हिस्सेदारी मिला, या फिर आर्थिक सरकार की जो आर्थिक नीति है वो भी एक वजह है? देखिए, 15 साल की सुशासन से तो यहाँ का युवा बहुत परेशान हो चुका है। लोग आर्थिक और बेरोजगारी से बहुत परेशान हो चुके हैं और 15 साल का जो सुशासन है वो बदलाव चाहते हैं। हम आज का युवा बदलाव चाहता है और जो हमारा शिक्षा व्यवस्था बिहार में वो बहुत लचर व्यवस्था, और जहाँ भी जाइए ना आपको बिना पैसा दिए काम नहीं होता, और कहीं भी जाइए आपका छोटा सा भी कुछ काम रहता ना, मान लीजिए आपको कहीं एडमिशन लेना है और उसके लिए आपको जाति आय प्रमाण चाहिए, उसके लिए भी आपको पैसा ही दे करके बनाना होगा। आज देखिए कि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार, वो 2020 ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर जो था उन्होंने माफ़ कर दिया फी, लेकिन फिर भी आज हमारे SMSG कॉलेज में ज़बरदस्ती लड़कन से पैसा ले लिया गया, तो विरोध प्रदर्शन होने पर फिर पैसा रिटर्न कर दिया गया। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं होता तो जो मतलब कि जो स्टूडेंट हैं उनका तो पैसा चला जाता। आज हमारे क्षेत्र में देख लीजिए कि कितना गरीबी हो चुका है और लोग लॉकडाउन से परेशान हैं, लॉकडाउन से तो अलग परेशान है और लोग के आज पैकेट खर्च तक नहीं है। तो यही कहना है कि पुलिस से तो अलग परेशान हुए, जो कि अगर आप पैदल ही जा रहे हैं, गलती से घर पर आपका मार्क्स छूट गया तो वहाँ पर देख करके लिया जाता है कि अरे वो तो बीजेपी का नेता है, वो आरजेडी के नेता है, उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। अरे देखो, एक गरीब वर्ग का आदमी जा रहा, उनको मार्क्स नहीं लगाया हुआ, उससे पैसा लिया जाए। ये एक सुशासन ही कहा जाए, जो कि दुशासन का किया जा रहा है गरीब वर्ग के साथ। ये एक चीज़ों को समझने की जरूरत है कि सिर्फ राजनीतिक भागीदारी ही महत्वपूर्ण नहीं है। एक जो आर्थिक संरचनाओं की बदलने की जो कोशिश हुई है और उसकी वजह से जो व्यापारी कम्युनिटी को जो नुकसान हुआ है, ये जो गुस्सा है, उस गुस्से के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है। अब देखना यह है कि ये गुस्सा चुनाव तक या चुनाव ईवीएम तक बना रहता है कि नहीं, ये एक महत्वपूर्ण है। और अगर ईवीएम तक ये गुस्सा बरकरार रहा तो बिहार की राजनीति की कई मिथ टूटेंगे और उसके बाद बिहार में एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिले, कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, इस खास कार्यक्रम चुनावी चौसर को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी इसी तरीके के मुद्दों के सहारे हम जनता को, नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।